आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी। और आज की कहानी है डर की वो रात। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। डर एक ऐसी बीमारी है जिसके आगे बड़े से बड़ा बहादुर आदमी भी अपने घुटने टेक देता है। जब किसी का अपने डर से सामना होता है तो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी और कोई भी चीज़ नहीं लगती। मेरा नाम राहुल है और मेरी परवरिश गांव में ही हुई थी। इस वजह से मुझे गांव में कई किस्से कहानियां सुनने को मिली थी। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह मेरे दादा ने मुझे सुनाई थी कि कैसे एक रात उनका अपने डर से सामना हुआ। यह उनके जीवन का ही एक किस्सा है। मेरे दादा जसराज कहते थे कि वह बहुत बहादुर हैं, लेकिन यह किस्सा सुनने के बाद मुझे उनकी बहादुरी पर थोड़ा शक सा है। यह कहानी उन्होंने जैसे मुझे सुनाई थी वैसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बात आज से 35 साल पहले की है, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। गांव की एक खासियत होती है कि यहाँ कोई भी काम, त्योहार, शादी कुछ भी हो सभी मिलजुल कर ही करते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। किसी को जरा सी मदद की आवश्यकता हुई नहीं कि पूरा का पूरा गांव हाजिर हो जाता था। उस वक्त गांव बहुत छोटा हुआ करता था और सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, गोपाल। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद को हाजिर भी रहा करते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे, आज वो बात कहाँ दोस्ती में। खैर छोड़ो, तो वो सर्दियों के दिन थे और सूरज भी जल्दी अस्त हो जाया करता था। तो गांव में सूरज ढलने से पहले सभी को अपना अपना काम निपटाने की जल्दी रहती थी। खाना पानी सूरज डूबने से पहले ही खा लिया जाता था। आज की तरह नहीं कि रात के 10-10 बजे तक घर ही ना आओ, और न ही उस समय आज की तरह गांव में बिजली का कोई प्रबंध था जिससे कि अंधेरा होने के बाद भी काम किया जा सके। तो सभी गांव वाले शाम को ही खाना खाकर सो जाया करते थे। सर्दियों के दिन थे तो रात भी जल्दी हो जाया करती थी। गांव में अधिकतर लोग खेती ही करते थे और रात को सभी को अपने अपने खेत आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत जाना पड़ता था, नहीं तो वो फसल नष्ट कर देते, और अब फसल नष्ट हुई तो खाने के लिए बचेगा ही क्या। मैं भी अपने खेत जाया करता था। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता था, पर मेरा दोस्त गोपाल का खेत मेरे बगल में ही था तो वह भी मेरे साथ जाया करता था। गांव से खेत 40 मिनट की दूरी पर ही था तो हम दोनों दोस्त साथ चले जाते थे। उस दिन गोपाल मेरे साथ नहीं आ पाया क्योंकि उसके यहाँ उसके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। तो मैंने सोचा चलो आज अकेले ही चलते हैं। मैंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के बाद खेत जाने की तैयारी करने लगा कि तभी मेरा पड़ोसी राम सिंह आ गया। उसकी गाय के ब्याने का टाइम आ गया था तो वह मुझे बुला कर ले गया। वहाँ मुझे काफ़ी देर हो गई थी। गाय ने एक बहुत ही सुंदर बछिया को जन्म दिया था। हम सभी बहुत आनंदित और खुश थे। मुझे खेत जाना था तो मैं जल्दी ही वहाँ से लौट आया। अब तक सूरज भी डूब चुका था और अंधेरा भी हो चुका था। मैंने अपना झोला और कंबल उठाया और खेत जाने के लिए घर से निकल पड़ा। उस वक्त कोई ख़ास सुविधाएं हमारे पास नहीं हुआ करती थी। सर्दी से बचने के लिए बस एक कंबल का ही सहारा हुआ करता था, पर यह कंबल बहुत ही आरामदायक हुआ करते थे और सर्दी से भी काफ़ी बचाव हो जाता था।
हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिस वजह से मुझे ठंड भी लगने लगी थी। मैंने उस वक्त धोती कुर्ता ही पहन रखा था। मैंने कंबल ओढ़ लिया, जिससे मुझे कुछ आराम मिला। मैं आज अकेला ही जा रहा था, तो जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर सो चुके थे। खेत जाने वाले चले गए थे। शायद मैं ही आज देरी से जा रहा था। पूरा का पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। एक आध घर में धीमी धीमी दिया बाती की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं जैसे ही गांव से बाहर निकला तो पूरा का पूरा इलाका सुनसान और वीरान पड़ा था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे, शायद वह किसी पशु का पीछा कर रहे होंगे। मैं आगे चला जा रहा था। चांद की रोशनी हल्की हल्की धरती को छू रही थी। इस अंधकार में एक चांद ही सहारा था हम मुसाफिरों का, जो मेरे रास्ते को रोशन कर रहा था। आज की तरह लाइट या टॉर्च उस वक्त हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी। मैं चलता जा रहा था, फिर अचानक एक पेड़ पर मेरी नज़र पड़ी, जिसे देख मैं सन्न रह गया। मुझे लगा जैसे कि कोई उस पेड़ पर बैठा है। ये देख मेरी तो रूह कांप गई। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मेरे कदम वहीं जम गए कि ये क्या भला है। ये कौन है जो पेड़ पर लटक रहा है। मेरी सांसें अटक सी गई थी। कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि ये तो एक कपड़ा है जो इस पेड़ पर लटका रहता है। सच मानो एक बार को तो ऐसा लगा जैसे कि कोई भूत वहाँ खड़ा हो। रूह अंदर तक कांप गई थी। फिर जब मुझे ध्यान आया कि वह कपड़ा है, तो मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी कि मैं कपड़े से डर गया। मैं खुद को समझाते हुए जा रहा था कि तभी मुझे वह बरगद का पेड़ याद आया जो चौराहे के बाद पड़ता है, जहाँ एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जहाँ से लोग दिन में भी गुजरने से डरते हैं, जहाँ कई लोगों पर उस प्रेत ने हमला भी किया था। वहाँ पर जाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं था। यह सब सोच मेरी सांस गहरी और दिल की धड़कन तेज हो गई। कदम मानो वहीं रुकने लगे हों। आगे बढ़ने की मुझ में हिम्मत तक नहीं हो पा रही थी। मन तो कर रहा था कि यहीं से वापस भाग जाऊं। मैं वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, वैसे ही मेरी आंखों के सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए मेरे बापूजी का चेहरा आ गया। मैं भूत का सामना तो कर सकता था, पर बापूजी के भयंकर गुस्से का कभी नहीं। मैंने गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत कर खेत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। रोज़ हम दोनों दोस्त बातें करते हुए कब उस रास्ते से निकल जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका था, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपने कंबल में सिमटा हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। डर के मारे बुरा हाल था मेरा। एक एक कदम बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ा रहा था। मन ही मन हनुमान जी को याद भी कर रहा था। हनुमान चालीसा तो मुझे नहीं आती थी। आज अफसोस हो रहा था कि याद क्यों नहीं की। अगर आज हनुमान चालीसा याद होती तो हनुमान जी बचा लेते ना। मैं अपने मन को कड़ा कर आगे बढ़ता जा रहा था। अब तो वह बरगद का पेड़ भी सामने दिखाई देने लगा था। हर एक कदम के साथ वह नज़दीक आता जा रहा था और मेरा दिल बैठा जा रहा था। सर्दी के मौसम में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। आगे बढ़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तो मैं जोश में आकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि भागकर जल्दी से यह रास्ता पार कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन कह रहा था रुक जा, यहीं रुक जा, पर मैंने अब फैसला कर लिया था कि अब जो भी हो जाए देखा जाएगा। मैं नहीं रुकने वाला।
वह पेड़ मेरे सामने था और मैं जैसे ही उसके नीचे पहुंचा और अपने खेत के रास्ते की ओर मुड़ा, वैसे ही किसी ने मेरा कंबल पीछे की ओर खींचा। मेरे कदम और सांसें वहीं अटक गई। मैंने सोचा, आज तो गए, आज नहीं बचने वाले। आ गया वो बरगद वाला प्रेत, वो नहीं छोड़ने वाला। मैंने उसे अपना कंबल छुड़ाने के लिए खींचा, पर उसने कंबल को नहीं छोड़ा। मेरा दिल डर के मारे सीने से निकलने को हो रहा था। गला भी सूख चुका था। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। डर के मारे बुरा हाल था। मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी और ना ही पीछे मुड़कर देखने की। तभी वहाँ चारों ओर कोहरा छाने लगता है। वहाँ अचानक कोहरा देख मेरी तो हालत ही पतली हो गई थी। इतना सब कम था कि मैंने देखा सामने से एक लाल रोशनी मेरी ओर चली आ रही है, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रही थी, जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। यह देख मुझे लगने लगा था कि आज तो बचना मुश्किल है। ये प्रेत ने तो पहले ही पकड़ रखा है और ये पता नहीं क्या बला है जो सीधे यहीं चली आ रही है। हे भगवान, आज बचा ले, फिर कभी इस रास्ते से नहीं आऊँगा। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि वो लाल रोशनी करीब और करीब आते जा रही थी, जैसे कि वो मेरी ही जान की प्यासी हो। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आ रहा है। मैं अब और सहन करने की हालत में नहीं था। डर मुझ पर बुरी तरह से हावी हो चुका था। मैं कंबल को वहीं छोड़ भागा और अचानक किसी से टकरा गया। कौन है? कौन है? यह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे खेत का पड़ोसी, जिससे मैं टकरा गया था, उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? उसे देख मैंने राहत की सांस ली और मैं वहीं बैठ गया। वो भी मेरे पास ही बैठ गया। क्या हुआ? उसने पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। वो मैं बीड़ी पी रहा था, उसी की लो देखी होगी तूने। यह सुन मेरे होश उड़ गए कि मैं एक बीड़ी से डर गया। मैंने उसे कहा, चलो वहाँ जाकर देखते हैं, उस बरगद के पेड़ के पास। वहाँ उसने मेरा कंबल खींचा था। मैं उसे जब वहाँ लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरा कंबल एक झाड़ी में अटका पड़ा है। यह देख वो हंसने लगा। क्या जय सिंह, एक झाड़ी से डर गया? मेरे होश उड़े हुए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक झाड़ी थी जिसने मेरे कंबल को पकड़ रखा था। मैं यूं ही डर रहा था। मुझे लगा कि इस बरगद का पेड़ आ गया, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे क्या पता था ये एक झाड़ी है। मुझे लगा कि वो प्रेत होगा। लेकिन इस बरगद पर तो कोई प्रेत है ही नहीं। वो तो आगे वाला बरगद का पेड़ है, जहाँ पर उस व्यक्ति ने फांसी खाई थी। क्या? ये सुन मेरा सिर झन्ना गया। फिर वही मंजर मेरी आंखों के सामने से घूम गया। मैंने कंबल को उठाया और वापस गांव आ गया, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन गोपाल को साथ लेकर ही खेत गया। उस हादसे के बाद मेरी कभी भी उस रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्या वो सच था? जब कभी भी हमें अपनी मौत अपने सामने नजर आती है तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगती है। हमारी ज़िंदगी के एक एक पल हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं और जीवन के वो पल ही हमें बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा रहा। क्या उसमें खुशियाँ थी या बस गम? ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ बीता। मेरा नाम रमेश है और ये बात आज से 5 साल पहले की है।
जब मैं अपने काम से घर की ओर लौट रहा था। उस दिन काम ज़्यादा होने के कारण मैं घर के लिए काफ़ी लेट हो चुका था, तो मैं काफ़ी जल्दी में था। वो सर्दियों के दिन थे, तो मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। मैंने अपनी बाइक ली और जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ बाइक को भगाने लगा। रात के करीब 10 बज चुके थे और मेरा घर मेरे काम से 19 किलोमीटर ही दूर था, तो मुझे मालूम था कि मैं लगभग 20-25 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। मैं बाइक को भगाए जा रहा था। पूरा रास्ता सुनसान था, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत कम लोग ही आते जाते थे। और सर्दियों के दिनों में 7-8 बजे के बाद शायद ही कोई यहाँ आता जाता दिखाई दे। मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा रास्ता सुनसान था। मैं बाइक को काफ़ी तेज चला रहा था। लगभग 10 मिनट में मैंने आधा रास्ता पार कर लिया था। अब बस आधा रास्ता ही बचा था। तभी अचानक क्या होता है कि पूरा रास्ता धुंध से भर जाता है। चारों तरफ कोहरा छा जाता है। मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं किसी से टकरा ना जाऊं, ये सोच मैंने अपनी बाइक को धीमा कर लिया। मैं बाइक को धीरे धीरे चला रहा था। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने अपनी बाइक को सड़क के किनारे कर लिया, ताकि सामने से आती हुई गाड़ी से मैं टकरा ना जाऊं। मैं सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। बाइक की स्पीड भी काफ़ी कम थी, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा थी कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने आखिरी बार किलोमीटर का बोर्ड देखा था तो मेरा घर 5 किलोमीटर ही रह गया था। धुंध आ जाने के बाद मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ। मैं बस रास्ते को याद करते हुए ही आगे बढ़ रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरा रास्ता पीछे ना छूट जाए और मैं आगे ना निकल जाऊं, तो मैं बड़ी ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था। अभी तक सब कुछ ठीक था। मैं अपना पूरा ध्यान सड़क पर लगाए चला जा रहा था कि अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत मुझसे लिफ्ट मांग रही है। मैं जब तक बाइक को रोकता वो पीछे छूट चुकी थी। मैं जैसे ही पीछे उसे देखने को मुड़ा तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही मैंने आगे की तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो मैं क्या देखता हूँ कि वो ही औरत बिल्कुल मेरी बाइक के सामने खड़ी है। मैंने हड़बड़ी में तेज़ी से बाइक के ब्रेक लगाए, जिससे मेरी बाइक स्लिप हो गई। मैं सड़क पर काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ गया। यह सब देख मैं बहुत घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अभी अचानक मेरे साथ क्या हुआ। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा था। मुझे बस मेरी तेज सांसें और डर के मारे घबराए हुए दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। इसके अलावा और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था मानो वो सीने को चीर कर बाहर ही निकल आएगा। मैं कुछ समय तक उसी अवस्था में पड़ा रहा। मेरा पूरा शरीर मानो वही जम गया हो। फिर मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला और धीरे धीरे उठने का प्रयास करने लगा।
दर्द के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे वो औरत याद आई। मैं तेज़ी से मुड़ा और उसे खोजने के लिए भागा। जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ वो मेरी बाइक से टकराई थी तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने आसपास भी बहुत देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कहाँ गई, किस ओर गिरी है। मैं बस अपने अनुमान से उसे खोज रहा था पर वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। आखिर थक हार कर मैं बाइक की ओर लौटने लगा। जब मैं बाइक की ओर जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैं जैसे ही उसे देखने के लिए मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और मैं आगे बढ़ गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। मैं फिर से पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मुझे न जाने क्यों घबराहट होने लगी। अनजाना सा डर मुझे सताए जा रहा था। पीछे जैसे मानो मेरे कोई खड़ा था। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से बाइक की ओर भागा। मैंने बाइक को उठाया और किक मारने लगा लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी और पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं काफ़ी घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ज़ोर ज़ोर से बाइक को किक मार रहा था लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी और धीरे धीरे वो कदमों की आवाज़ मेरे पास और पास आती जा रही थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी सांसें तेज और तेज होती जा रही थी। दिल इतनी तेज से धड़क रहा था जितना वो पहले कभी नहीं धड़का हो। मैंने बाइक को वहीं छोड़ा और तेजी से आगे भागने लगा। धुंध की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। मैं बस भागे जा रहा था और भागता ही जा रहा था। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने से कोई आ रहा है। मैं खुद को संभाल पाता उससे पहले ही मैं उससे टकरा गया और उससे टकरा कर मैं नीचे सड़क पर गिर गया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मेरी जब आंखें खुली तो मैं एक चाय वाले के ढाबे पर था। उसने मुझे बताया कि मैं भागते हुए आ रहा था और उससे टकरा कर बेहोश हो गया। वो ढाबे वाला मुझे और मेरी बाइक को अपने साथ ले आया। उसने बताया कि मैं पिछले 1 घंटे से बेहोश पड़ा था और अब जाकर मुझे होश आया है। उसने पूछा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, मैं किससे डर के भाग रहा था। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने बताया कि इस सड़क पर ऐसे हादसे होते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या। सड़क के उस हिस्से से गुजरते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं रोज़ यहीं से गुजरता हूँ। इससे पहले ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ और ना ही मैंने इसके बारे में पहले कभी किसी से सुना। तो उसने पूछा कि मैं कब से आ रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि मैं बचपन से ही यहाँ से गुजरता आ रहा हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने मुझसे पूछा, कहाँ से हो तुम? तो मैंने उसे बताया कि मैं बसंत विहार से हूँ। तो उसने कहा कि ये सड़क तो बसंत विहार नहीं जाती। उसकी ये बात सुन मेरे होश ही उड़ गए थे। अब मुझे सारी बात साफ साफ समझ आ चुकी थी।
मैं अपना रास्ता भटक चुका था और घर जाने के बजाय किसी और ही रास्ते पर चला जा रहा था, जिस कारण मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि बसंत विहार जाने वाला रास्ता कहाँ रह गया, तो उसने मुझे बताया कि वो तो पीछे ही छूट गया, तुम आगे निकल आए हो। इसके बाद वो ढाबे वाला उस सड़क के बारे में बताने लगा कि ये सब 18 साल पहले शुरू हुआ था। वो ऐसी ही एक सर्दी की रात थी जब दो दंपत्ति अपने घर जा रहे थे। बहुत खुश थे दोनों। उस दिन भी ऐसी ही धुंध आई हुई थी। उन्हें घर जाने की काफ़ी जल्दी थी तो वो गाड़ी को काफ़ी तेज चला रहे थे। तभी अचानक उनके आगे एक ट्रक आ जाता है। वो गाड़ी को संभाल पाते उससे पहले ही गाड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें उस औरत का पति तो बच जाता है, लेकिन वो औरत उसी समय दम तोड़ देती है। उस औरत की मौत के कुछ महीनों बाद यहाँ से गुजरने वाले लोगों को उस औरत के यहीं होने का एहसास होने लगा। उन्हें एहसास होने लगा जैसे कोई उन्हें यहाँ से गुजरते हुए देख रहा है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लोगों को यहाँ से गुजरने में डर लगने लगा। उन्हें यहाँ से कदमों की आवाज़ सुनाई देती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यहाँ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। जो लोग यहाँ से गुजरते उन्हें उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक औरत आती हुई दिखाई देती और फिर वो गायब हो जाती। अचानक किसी औरत को आगे देखकर ड्राइवर अपनी गाड़ी का संतुलन खो बैठता था और गाड़ी की दुर्घटना हो जाती थी। कई लोगों ने इस जगह पर अपनी जान भी गंवाई है। वो औरत अकेले आने जाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, नहीं तो उसके चंगुल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। ये सब सुन मैं एक पल को तो सहन गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है। डर के मारे मेरा पूरा चेहरा उतर चुका था, मानो मौत को सामने देख लिया हो। इसके बाद बुढ़ावे वाला जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, घबराओ मत, ये तो बस एक कहानी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि ये कोई कहानी नहीं। मैंने जो देखा और जो महसूस किया वो कोई वहम नहीं हो सकता। इसके बाद मैं उठा और अपनी बाइक लेकर घर आ गया। मैं अभी भी सदमे में था। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, पर मैंने उन्हें बताना ठीक नहीं समझा। आज भी वो मंजर याद कर कर मेरी रूह कांप जाती है। वो लड़की। कभी कभी हमें कुछ ऐसा एहसास या अनुभव होता है जिसको हम समझ नहीं पाते कि ये क्या था, ये क्यों हुआ, ये सच था या नहीं। हमें अपने जीवन काल में कई बार कहीं न कहीं ऐसे किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। इसे सच माने या फिर अपना वहम, हमें समझ नहीं आता। ऐसा ही एक किस्सा हमारे पड़ोस में एक चाचा जी रहते हैं, उन्होंने मुझे सुनाया था। मैं राहुल आपको उन्हीं का वह किस्सा आज सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल हम गांव में रहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर शहर में ही अपनी बुआ के यहाँ रहा हूँ। लेकिन अभी कई सालों से पढ़ाई पूरी होने के बाद गांव लौट आया हूँ। तो ऐसे ही एक रात हम कई दोस्त बैठे थे और उनमें वह चाचा जी भी थे, जिन्हें सभी बांकेलाल कहकर पुकारा करते थे। हम सभी दोस्त आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे, तो ऐसे ही भूत प्रेत का जिक्र हम सब के बीच में छिड़ गया, जिसमें सभी दोस्त अपने अपने किस्से सुनाने लगते हैं जो उन्होंने कहीं से सुन रखे थे।
लेकिन उनकी बातें सुन मुझे ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। उल्टा मैंने यह तय कह दिया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मन का वहम है और कुछ नहीं। इस पर सभी कहने लगे, ये तू क्या कह रहा है, भूत प्रेत होते हैं, तुझे विश्वास नहीं है तो हम क्या करें। तो मैंने भी उनसे बस एक बात कही, तुमने कभी देखा है भूतों को कैसे होते हैं, कभी सुना है, कभी हुआ है सामना भूतों से, आए बड़े भूत होते हैं। मेरी ये बात सुन सभी शांत हो गए। उनकी चुप्पी से पूरा माहौल खामोश हो चुका था कि तभी उनकी खामोशी को तोड़ती एक आवाज़ आई, हाँ मैंने देखा है। हम दोस्त जहाँ खड़े थे वहाँ हमारे पीछे चारपाई पर बैठे बांकेलाल चाचा बोले। मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने हाथ हिलाकर आने को कहा। हम सभी उनके पास गए और उनको घेर कर बैठ गए। वह बोले, मैंने देखा था भूत एक बार, या फिर यूं कहूँ भूतनी। यह सुन हम सभी दोस्त चौंक पड़े और हैरानी के साथ चाचा को देखने लगे। हमारे मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि उन्होंने क्या देखा और उनके साथ क्या हुआ था। तो मैंने पूछा, कब देखा आपने भूत और कहाँ पर? वह मेरी ओर देखते हुए बोले, ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैंने उसे देखा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो मैंने देखा, वो जो कुछ भी मैंने देखा वह बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो होना तो नामुमकिन था। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या देखा आपने? तो वह बताने लगे कि उनके साथ क्या हुआ था। वो बरसात की रात थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। जोरों की बिजलियां कड़क रही थी। बादलों की गर्जना इतनी जोरदार थी कि किसी का भी मन भय के मारे कांप उठे। रात के 10 बज चुके थे। मुझे उस दिन गांव पहुंचने में देर हो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी साइकिल के पेडल मारता हुआ गांव की ओर लौट रहा था। एक तो मैं पहले ही लेट था और ऊपर से यह भयंकर मौसम, दोनों मिलकर मन में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। पूरा इलाका अंधकार में डूब चुका था, क्योंकि कुछ ही देर पहले मूसलाधार बारिश होकर हटी थी। तो ऐसे में बिजली विभाग ने पूरे इलाके की बिजली काट रखी थी। जैसा कि तुम जानते ही हो, गांव में आमदनी का कोई खास स्रोत नहीं है, तो गुजारा करने के लिए शहर जाना ही पड़ता है। तो मैं शहर में मजदूरी कर कुछ पैसे कमाने के लिए जाया करता था, ताकि घर का गुजारा ठीक से हो सके। उस दिन जहां मैं काम कर रहा था, वहां छत डाली जा रही थी और मौसम के खराब होने के कारण उस काम में देरी हो गई थी, जिस वजह से मुझे भी गांव पहुंचने में देर हो गई। 7-8 किलोमीटर का ही सफ़र था जो मुझे तय कर अपने गांव पहुंचना था। मैंने आधा रास्ता करीब करीब पार कर लिया था और अब बस नहर के साथ लगा रास्ता ही बाकी रह गया था, जो कि करीब 7-8 किलोमीटर का ही था। वो पूरा रास्ता सुनसान और वीरान पड़ा था। दूर दूर तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और उस सुनसान रास्ते पर फैली खौफनाक खामोशी में मेरे साइकिल के पैडल की आवाज़ और तेज़ हवा के टकराने से चीखते पेड़ों के पत्तों के सिवाय और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रास्ते में जगह जगह पानी जमा हो रखा था। मौसम एक बार फिर अपनी करवट बदल रहा था। बिजली फिर अपना रौद्र रूप दिखाने लगी थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ही पलों में तेज वर्षा होने वाली है। यह सोच मैं तेजी से अपनी साइकिल भगाने लगा। मैं अपने में ही मगन चला जा रहा था कि तभी मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मेरे पीछे कोई है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। ये ख्याल मेरे मन में आते ही मैं एकाएक सचेत हो गया। मेरे कान और रोंगटे खड़े हो चुके थे।
मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। इतना कहकर बांकीलाल चाचा खामोश हो गए। हम सभी दोस्त हैरानी और रोमांच से उन्हें देखे जा रहे थे। अब और हमसे रहा नहीं जा रहा था। हमें जानना था कि आगे क्या हुआ। तो हमने पूछा, फिर क्या हुआ चाचा? कौन था आपके पीछे? तो वह बोले, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो वह सुनसान इलाका था और ऐसे में मेरे पीछे कौन हो सकता है, इसका मुझे ठीक से अनुमान नहीं था। फिर मैंने कुछ सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। मैंने साइकिल के ब्रेक लगाए और पीछे पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ शांत था। बारिश तेज होने लगी थी तो मैंने साइकिल उठाई और चल दिया वहाँ से। मैं खुद को समझाने लगा कि कोई नहीं है, मुझे ऐसे ही वहम हो रहा है। कुछ ही पलों में मैं अपने गांव वाले पुल के पास पहुंच चुका था। अब बस पुल पार करके 10 मिनट में घर पहुंचना था। मैंने अपनी साइकिल पुल की ओर मोड़ी तो अचानक साइकिल की चेन उतर गई। उस वक्त तक बारिश काफ़ी तेज हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से भीग भी चुका था। मैंने साइकिल को स्टैंड पर लगाया और साइकिल की चेन चढ़ाने लगा, पर चेन पीछे से अटक चुकी थी, जिसे निकालने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मैं चेन चढ़ाने में व्यस्त था कि तभी मेरे कानों में पायल की आवाज़ पड़ी, जो कि मेरे पीछे से ही आ रही थी। वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई है। तो मैंने पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने ध्यान से कान लगाकर सुना तो फिर वह आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई नहीं दी। मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तो मैं सचेत हो गया कि यह कोई वहम नहीं, कोई तो है मेरे आसपास। वह आवाज़ एक बार फिर आती है और फिर बंद हो जाती है। जब मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार मैंने पायल की आवाज़ नहीं, बल्कि किसी के रोने की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे झाड़ियों में कोई रो रहा है। बारिश तेज थी, फिर भी रोने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता है, वो भी इतनी बरसात में। मैं उठा और आवाज़ की ओर चल दिया। मैं धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था। अंधेरा होने के कारण मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मन में भय तो था, लेकिन हिम्मत कर आगे बढ़ रहा था। जब मैं झाड़ी के पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं और वह रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी है। मैं उस वक्त बड़ी दुविधा में था कि आखिर माजरा क्या है। मैं वहाँ से जैसे ही मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे एक तेज झटका सा लगा यह देख कि मेरे सामने एक लड़की खुले बालों में खड़ी है और वो मुझे ही घूरे जा रही है। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी सांसें फूली हुई सी लग रही थी। उसके यूं अचानक मेरे सामने आने से मैं एक पल को तो घबरा गया था। फिर खुद को संभालते हुए मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात गई। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वह कोई 23-24 साल की लड़की रही होगी। मैंने फिर उससे कहा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने सोचा कि वो एक गांव की लड़की होगी, तो मैंने उसे गांव की ओर जाने का इशारा किया। इस बार उसने मेरी बात मान ली और वो गांव की ओर चल दी। हालांकि वह कुछ बोली नहीं। मैंने देखा कि वह गांव की ओर जा रही है, तो मैं भी अपनी साइकिल की ओर लौट आया और आकर चेन को चढ़ाने लगा। जैसे ही मैं चेन को चढ़ाकर खड़ा हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की गांव की ओर न जाकर नहर की ओर जा रही थी। तो मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ।
मैं उसकी ओर भागा और उसे आवाज़ देता हुआ कह रहा था कि रुक जाओ और मत जाओ, पर वह चलती ही जा रही थी और अचानक नहर के किनारे पहुंचकर वो खड़ी हो गई। जब तक मैं उसके पास पहुंचता उससे पहले ही उसने छलांग लगा दी। यह देख मैं दहल उठा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। उस वक्त मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भागकर जैसे ही नहर के पास पहुंचा तो मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कि किसी ने पीछे से मुझे धक्का मारा हो और मैं नहर में गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एक पल की देरी और मैं नहर में होता। तभी कोई बोला, पागल हो गए हो क्या? अभी नहर में गिर जाते। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अपने गांव का बलराम था जिसने मुझे गिरने से बचाया था। मैं कहने लगा कि अभी अभी एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है, हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा। मेरी बात सुन वो बोला, कौन सी लड़की? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। मैंने उससे कहा, अभी अभी मेरी आंखों के सामने एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है, उसे बचाना होगा किसी तरह। उसने मेरी ओर देखा और मुझे अपने साथ नहर से दूर लाया और बोला, वो लड़की यही कोई 22-23 साल की थी? मैंने कहा हाँ। और उसके बाल खुले हुए थे और काले कपड़े पहन रखे थे। मैंने फिर हाँ में सिर हिलाया। फिर बलराम ने समझाया कि उस लड़की ने छलांग मारी थी, पर आज नहीं बल्कि 5 साल पहले, और वो मर गई थी। और अभी भी वो रात को कई बार छलांग मारती हुई लोगों को दिखाई देती है। कुछ समझे? उसकी यह बात सुन मैं तो स्तब्ध रह गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी जो देखा वह क्या था। इतनी स्पष्ट हकीकत की उसे झुटलाया ही नहीं जा सकता। फिर वह बोला, चल गांव चलते हैं। चाचा की यह बात सुन हम सभी दोस्त हैरान थे। ऐसा सच में हो सकता है कि एक मरा हुआ शख्स हमें फिर दिखाई दे? लेकिन जिसने भी यह सब अपनी आंखों से देखा हो उसके लिए तो यह सच ही होता है कि भूत प्रेत होते हैं। हमने फिर चाचा से पूछा कि वह लड़की कौन थी, तो उन्होंने बताया कि वो गांव की ही एक लड़की थी जिसने उस नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की यह कोई नहीं जानता। ये बात आज से 15 साल पहले की है, जब वो लड़की रात को नहर में जाकर आत्महत्या कर लेती है। उसके मरने के बाद कई बार लोगों ने उसे वहाँ टहलते हुए और नहर में छलांग लगाते हुए देखा है। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी उस जगह पर फंसी हुई है, उसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। ये सब सुन हम सभी गहरी सोच में डूब जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों को इस बात पर यकीन था कि ये सच है। लेकिन मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन अगर गांव वालों को लगता है कि वह सच है तो इतने लोगों को वहम नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो रहा होगा वहाँ जिसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे, या फिर हम उसे समझना ही नहीं चाहते क्योंकि हम डरते हैं उसे अपनाने से। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।